नमस्कार दोस्तों। हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे, उसमें हमने पिछली क्लास तक संगम वंश पूरा कर लिया था और प्रथम बला पहाड़ को समझ लिया था। अभी हम बात करेंगे संगम के बाद में सालू वंश, है ना। हम्म, 1485 से 1 मिनट 1504, ठीक है। दो ही राजवंश हुए, बहुत अधिक नहीं हुए, है ना। ये पहला शासक जो हुआ इसमें वो है आपके सालू नरसिंह, और इसकी सबसे पहले हेडिंग देते हैं ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विजयनगर के संभावित पतन को बचाया था, है ना। आप कह सकते हैं कि अगर सालू नरसिंह नहीं होता तो विजयनगर बर्बाद हो चुका होता, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा कि विरूपाक्ष द्वितीय के काल में किस तरह से गजपतियों ने ऑलमोस्ट सारा क्षेत्र ले लिया था, उससे विजयनगर को बचाया। उसके बाद में जब पाद्दाराव और इनकी हत्याओं का जो खेल चल रहा था, उसमें भी उसने है वो सत्ता को हड़प कर एक प्रकार से सत्ता को स्थायी करने का प्रयास किया था। तो पतन होते हुए विजयनगर को संभालने वाला शासक था सालू नरसिंह। पूर्व में यह चंद्रगिरी का प्रांतपति था। इसने जो है वो अपने विद्रोहियों से, या यूं कहिए कि जो बाह्य आक्रमणकारी थे, उनसे विजयनगर की सुरक्षा की थी। इसने किसानों को भी ट्रेनिंग दी थी, किसानों को भी सैनिक बना दिया था, ताकि भविष्य में कभी भी सैन्य बल की आवश्यकता हो तो किसान जो है वो हमारे साथ में खड़ा रहे। ये एक इसका नवाचार था। साथ में सेना को घोड़ों से और इससे मजबूत करने का भी प्रयास किया था। हालांकि बेहद कम शासनकाल ही रहा इसका, 5 वर्ष का रहा, और इसके बाद में इमादी नरसिंह आ गया। तो इमादी नरसिंह फिर है वो वापस वही बात आती है, फिर नरसा राय नायक और तिमरसा के बीच में विवाद हो जाते हैं, और इमादी नरसिंह की है वो एक प्रकार से एक सफल शासन नहीं कर पाता है। वो उसकी बात भी अपन बाद में करेंगे, लेकिन सालू नरसिंह में 2-3 बिंदु है वो हम लिख लेते हैं। तो पतन होते हुए विजयनगर को इसने बचाया था। इसने पतन होते हुए विजयनगर की रक्षा की थी, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विजयनगर की रक्षा करने वाला वह व्यक्ति था, और इसने न केवल आंतरिक अशांति को नियंत्रित किया, बल्कि बाह्य शत्रुओं से भी विजयनगर की सुरक्षा की थी। आंतरिक शांति स्थापित की, साथ ही इसने है वो बाहरी शत्रु जो थे उनसे भी राज्य की क्या की थी, रक्षा की थी। तो दोनों बातें हम इसमें लिखेंगे, आंतरिक शांति स्थापित की और बाह्य शत्रुओं से राज्य की सुरक्षा की थी। शत्रुओं से राज्य की सुरक्षा की थी, पहली बात। दूसरी बात, इसने अदन और हारमुज जैसे क्षेत्रों से एक प्रकार से घोड़े आयात किए और सेना को मजबूत करने का प्रयास किया, क्योंकि विजयनगर उस समय एक संकट की स्थिति में चल रहा था, ठीक है। इसने है वो
हॉर्मुज की जल संधि है, वदन की खाड़ी, दोनों ही आपके अरब के साथ व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण थी। ये कथन जो मैं बता रहा हूँ ये नूनीज ने लिखा है। अदन से यहाँ के रास्ते घोड़ों का आयात किया, क्योंकि ये रास्ता ही था घोड़ों का आयात किया। ठीक है, घोड़ों का आयात किया। ये कथन किसका है? नूनीज का कथन है। नूनीज विदेश यात्री थे, जिसको विदेश यात्री में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। और किसानों को भी इसने प्रशिक्षण दिया था, सैन्य प्रशिक्षण, ताकि सेना कैसी रहे? मजबूत रहे। किसानों को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक नया योद्धा वर्ग तैयार किया, एक नागरिक सेना का गठन किया था इसने। प्रशिक्षण देकर एक नया योद्धा वर्ग तैयार किया। साथ ही एक सिविल आर्मी कह सकते हो, नागरिक सेना का गठन किया। ठीक है, तो ये सालू नरसिंह का उपलब्धियां कह सकते हो आप, इतनी थी। ठीक है, अब इसके बाद में 1490 से 1504 तक इमाडी नरसिंह शासक बनता है, और उसके काल में आपके नरसा नायक, वो चूंकि छोटा था उम्र में, तो नरसा नायक उसका रिजेंट था, प्रतिनिधि परिषद का मेन हेड था नरसा नायक। लेकिन इमादी नरसिंह ने क्या गलती करी? नरसा नायक जो पावरफुल हो रहा था, उसके स्थान पे तिमरसा नामक एक व्यक्ति था जो नरसा नायक का एक प्रतिद्वंद्वी था, उसको नियुक्त कर दिया। तो नरसा नायक नाराज हो गया। नाराज नरसा नायक ने इमाडी नरसिंह को उठा लिया, उठा के और पेनेगोंडी के अंदर नजरबंद कर दिया, बहुत कड़ी सुरक्षा में रख लिया। फिर उसको समझौता करना पड़ा, कोई विकल्प नहीं था इनके पास में। और फिर जब नरसा नायक की मृत्यु हो गई, तो फिर उसका बेटा वीर नरसिंह, जो कि नरसा नायक का पुत्र था, वो उसका रिजेंट बन गया इमाडी नरसिंह का। और जब वीर नरसिंह बना, तो वीर नरसिंह ने क्या किया? इसको इमाडी नरसिंह को, बाद में लिखेंगे नाम, को हटा के और अपने दादा तुलु के नाम पे तुलु वंश की स्थापना की। ये इतिहास में द्वितीय बला पहाड़ कहलाता है, 1505 में हुआ था। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। इमादी नरसिंह, ये इमादी इसको 1505 लिखते हैं ना, 4 ना लिखे हम। है ना, और इधर भी हम 5 लिख लेते हैं, आप भी 5 ही लिख लेना। जैसे है कुछ भी नहीं इतना, लेकिन फिर बच्चे कहेंगे सर इधर लिखा है ये, उधर ये, फिर हम क्या माने? तो आप तो लोड मत लो, बस आप तो मानते जाओ क्या मानना है क्या नहीं मानना है। इमादी नरसिंह अल्पवयस्क था, तो इसका शासन व्यवस्था सारा रिजेंट परिषद देख रही थी, और रिजेंट परिषद का मेन आदमी नरसा नायक था। नरसा नायक को तो हटाया और तिमरसा को लाया,
तो नरसा नायक ने इमादी नरसिंह को उठा के कुछ समय के लिए पैने गोंडी में नजरबंद रखा। उसके बाद मजबूर नरसा नायक को इन्होंने वापस उस परिषद में स्थान दिया, तिमरसा को हटा दिया गया और फिर नरसा नायक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वीर नरसिंह उसका बेटा इसका मेन प्रतिनिधि बन जाता है, प्रतिनिधि परिषद का सदस्य बन जाता है और उसने 1505 में इसकी हत्या करके और खुद शासक बन गया और वंश का नाम अपने पिता नरसा नायक नहीं बल्कि अपने दादा तुलु के नाम पे तुलु वंश की स्थापना करी। हम तो इतना पढ़ रहे हैं, आरपीएससी तो कई बार यही पूछ लेती है कि कृष्णदेवराय किस वंश का था, संगम सालू तुलु वरियुठु। हम फिर सोचते हैं कि 10 दिन हमने मेहनत करी, 10 क्लासेज ली विजयनगर की और लास्ट में प्रश्न क्या दिया, कृष्णदेवराय किस वंश का था, है ना। तब दुख बहुत होता है कि प्रश्न थोड़ा ढंग का देते तो कम से कम हमारी मेहनत सफल हो जाती, क्योंकि फिर वो वंश पूछते हैं तो फिर कोई भी कर लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं आती। ठीक है, इमादी नरसिंह में क्या था देखिए। नरसा नायक ने इमादी नरसिंह को राजा बनाया तथा स्वयं के माध्यम से शासन संचालन करने लगा। शासन संचालन करने लगा। ठीक है, ये अब देखो सालू नरसिंह के बाद में नरसा नायक गजब का ताकतवर व्यक्ति था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर थोड़ा सा भय हुआ इसको, इमादी को, कि ये कभी भी मुझे हटा सकता है, क्योंकि ये खुद इसी तरह से आए थे संगम वंश को हटा के, तो इनको भी भय तो था ही कि हमें भी हटाया जा सकता है ना। तो इन्होंने क्या किया, नरसा नायक के स्थान पे इसके प्रतिद्वंद्वी, नरसा नायक के प्रतिद्वंद्वी तिमरसा को अपना मेन एजेंट परिषद का व्यक्ति नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। नरसा की बढ़ती शक्ति से सशंकित होकर डाउट में आकर होकर इमाडी ने, मैं बार बार नरसिंह नहीं लिखूंगा, इमाडी ने नरसा नायक के स्थान पे नरसा नायक के स्थान पर नरसा के प्रतिद्वंदी तिमरसा को नरसा के स्थान पे नियुक्त किया। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ रहे होंगे आप। नरसा के स्थान पर नियुक्त किया। ठीक है, अब तिमरसा को जब नियुक्त किया तो ये तय बात है कि सत्ता में रहा हुआ व्यक्ति सत्ता से बाहर होना कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता।
चाहे वो कितना भी वफादार व्यक्ति क्यों ना हो, उसको जो कुर्सी पे बैठ गया, जिसके पास में अथॉरिटी रही, वो व्यक्ति कुर्सी से अक्सर दूर हो नहीं पाते हैं। ठीक है, नरसा नायक ने भी बगावत कर ली और इमादी नरसिंह को ही उठा लिया इसने। नरसा ने बगावत की और इमादी नरसिंह को पेनेगोंडा में कड़ी निगरानी में नजरबंद कर दिया, नजरबंद किया। नजरबंद किया। ये 1492 की बात है। ठीक है, अब देखो, नरसा ने केवल इसको नजरबंदी नहीं किया। आप सोचिए, नरसा ने बहमनियों से रायचूर दोआब छीना, गजपतियों से सारे क्षेत्र वापस लिए और नरसा ने बाह्य शत्रुओं को ठीक तरीके से नियंत्रित किया। उसके बाद इमादी नरसिंह से फिर इन दोनों की आपस में संधि हो जाती है और नरसा नायक को पद की वापस बहाली की जाती है। ठीक है, नजरबंद किया। इस अवधि में नरसा नायक ने, अब इसका बेटा था कृष्णदेव राय, कम कहां से होगा, रायचूर दोआब पुनः प्राप्त किया, उड़ीसा के गजपतियों को पराजित किया और अपने क्षेत्र जो थे वो उसने वापस लिए। गजपतियों के, उड़ीसा के गजपतियों को पराजित किया। ठीक है, ये असामान्य बातें नहीं थी। जब शासन इतना संकट से घिरा हुआ होता है तो इस तरह से बड़ी बड़ी विजय हासिल करना, वो भी उड़ीसा और बहमनी के शासकों के विरुद्ध, बिल्कुल भी आसान नहीं था। ठीक है, इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम के अंदर नटराज भी विद्रोह करके बैठा था, उसको भी पराजित किया। साथ ही श्री रंगपट्टनम के सामंत नटराज के विद्रोह को शांत किया। ठीक है, विद्रोह को शांत किया और इस प्रकार इसने है वो एक राज्य को क्या किया, मजबूत किया, शांत किया। इस प्रकार विजयनगर को संगठित किया, पुनः संगठित किया। ठीक है, तो ये
एक प्रकार से विजयनगर के लिए बेहद ही ठीक हो रहा था। और जब ये सब चीज़ें करी तब आपके इमादी नरसिंह ने नरसा को पुनः उसका पद दिया और दोनों के मध्य संधि हो गई। उक्त गतिविधियों के बाद नरसा नायक व इमादी नरसिंह के मध्य संधि हो गई। ठीक है, नरसा को पुनः पद दिए। यूं कह सकते हो आप कि नरसा ने पुनः पद ले लिए, है ना। दिए होते तो फिर ऐसे होता ही क्यों। खैर, तो ये इमादी नरसिंह को फिर उसने मुक्त कर दिया। इमादी नरसिंह भी अपनी राजधानी में वापस आ गया और इस तरह से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि राजधानी को और पूरे विजयनगर साम्राज्य को ठीक करने का काम जो है वो इन्होंने किया था। अब हम आते हैं आखिरी बिंदु पे, आप इसको लिख लीजिए। आखिरी बिंदु क्या है? आखिरी बिंदु ये है कि नरसा नायक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में उसका बेटा वीर नरसिंह शासक बना। ये 3 नरसिंह ही थे, सालू नरसिंह, इमाडी नरसिंह और वीर नरसिंह, है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों सालू वंश के थे और तुलु का संस्थापक भी नरसिंह ही था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब नरसा नायक की मृत्यु के बाद वीर नरसिंह इमाडी नरसिंह की हत्या करके और अपने दादा के नाम पर तुलु वंश की स्थापना करता है। ठीक है, ये लास्ट लाइन लिखेंगे। और ये जो तुलु वंश की स्थापना की गई वीर नरसिंह के द्वारा, ये भी एक प्रकार से बल का प्रयोग करके सत्ता स्थानांतरित की थी, इसलिए इसको द्वितीय बल्लापहार कहा जाता है 1505 के अंदर। ठीक 20 साल बाद में, पहला हुआ 1485 के अंदर। नरसा नायक की मृत्यु के बाद इसका पद इसके पुत्र वीर नरसिंह ने ले लिया। इसने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी। इसने 1505 में इमादी नरसिंह की हत्या कर दी तथा स्वयं को विजयनगर का शासक घोषित किया। ठीक है, स्वयं को विजयनगर का शासक घोषित किया। यह वंश तुलु वंश
कहलाया। ठीक है, ये वीर नरसिंह के दादा का नाम था। वीर नरसिंह के पितामह तुलूक थे। ठीक है, बल प्रयोग के आधार पर सत्ता हस्तांतरित हुई थी। इस कारण इसे द्वितीय बलपहार कहा जाता है, या बल्ला पहाड़, जो भी आप कहो उसको। ठीक है, तो ये द्वितीय बल्ला पहाड़ जो है वो कहा जाता है। और इसके साथ ही आपके संगम और सालू, ये दोनों वंश यहीं पे पूरे हो जाते हैं। और अब जो नेक्स्ट वंश पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे तुलु, जिसमें वीर नरसिंह आएगा, और उसके ठीक बाद में कृष्णदेवराय आएगा। इस पूरे साम्राज्य का सबसे मेन बिंदु जो है वो कृष्णदेवराय है। नेक्स्ट क्लास में हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।